तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बर्फीले मौसम की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भले ही बर्फीला मौसम है, लेकिन वहां लोग जमकर बर्फबारी होने का भी इंतजार कर रहे हैं। इससे उनके रोजगार में भी इजाफा होता है। बिल्कुल, अभी घाटी में बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन सैलानी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं और बर्फबारी ज्यादा होगी तो जाहिर है यहाँ पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी। ये वादियों का नजारा है जहां मौसम के मिजाज ने ठंड में इजाफा तो किया है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मुफीद भी है। बस इंतजार है तो बर्फबारी का भी, जिससे घाटी पर्यटकों से गुलजार हो जाए। कश्मीर को जमा देने वाली ये तस्वीरें डल झील की हैं, जो ये दिखा रही हैं कि श्रीनगर ठंड की चपेट में है। हालांकि घाटी को बारिश और अच्छी बर्फबारी का अब तक इंतजार है, मगर कपा देने वाली ठंड इस वक्त यहाँ महसूस की जा सकती है। डल झील समेत पूरी घाटी के हालात मानो बर्फीले नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर पारा माइनस में है। खेतों से लेकर बागों तक बर्फ की चादर नजर आ रही है। बर्फ गिरना होना चाहिए, अल्लाह की दुआ करेंगे हम सब लोग अल्लाह की दुआ करना है, बर्फ गिरना है। बर्फ तो हमारा खजाना है, कश्मीर के लिए बहुत खजाना है बर्फ, क्योंकि बर्फ के लिए बहुत मिसाल पोल्यूशन खत्म हो जाएगी और पानी भी बहुत मिसाल खजाना है हमारे लिए। हर कोई इंसान के लिए पानी है। बर्फ से ढका ये इलाका गुलमर्ग का है, जहां हर साल अच्छी खासी बर्फबारी होती रही है। हालांकि इस बार बर्फबारी यहां कम हुई है, मगर यहाँ की खूबसूरती का दीदार कर बड़े ही नहीं, बच्चों की भी खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ की ब्यूटी इतनी है कि आप किसी भी मौसम में आए, ये जगह तो बस अनडाउटेडली वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेस है कश्मीर। और मैं विदाउट डाउट आपको कह सकता हूँ कि इससे अच्छी जगह पूरे कायनात पे आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कश्मीर आए। कश्मीर बहुत महफूज और बहुत शांतिप्रिय जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के। गुलमर्ग आके बहुत अच्छा लगा। मैं 2 साल से आता हूँ और ये गुलमर्ग बहुत सुंदर है। मेरा फर्स्ट टाइम है कश्मीर और गुलमर्ग में, और मैंने फर्स्ट टाइम के लिए अभी स्नो देखा है। यहाँ के पेड़ बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, ऐसे लगता है कि वंडरलैंड में है हम। जाहिर है जो गुलमर्ग अपनी अच्छी बर्फबारी और बेहतरीन लैंडस्केप के लिए दुनिया भर में मशहूर है, ऐसे में इस बार उस स्नोफॉल को देखने की चाहत लिए सैलानियों को बर्फ की चादर तो मिली, मगर बर्फबारी नहीं। कड़ाके की ठंड यहाँ पर भी पड़ रही है, क्योंकि ये ठंड के लिए ही जाना जाता है और बर्फबारी के लिए। इस साल कम बर्फबारी कश्मीर के सभी इलाकों में हुई और गुलमर्ग में भी हुई, लेकिन आने वाले दिनों में गुलमर्ग की ये वादियां बर्फ से लबालब भर जाएंगी। नए साल के पहले दिन खासतौर से गुलमर्ग में तापमान -5 डिग्री लुढ़का। इसके अलावा घाटी के और इलाकों में भी तापमान माइनस में ही दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन में एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी की संभावना भी है, जिसके बाद ही सूखी ठंड और घने कोहरे से कश्मीर समेत उत्तर भारत में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस बार मौसम का मिजाज मिला जुला सा रहा है। 6 साल के बाद यहाँ 2023 का दिसंबर गर्म रहा, तो 9 साल के बाद ऐसा हुआ कि साल 2024 का पहला दिन सबसे ज्यादा ठंडा रहा। और हाँ, हल्की धूप साल के पहले दिन भी निकली और आज भी, लेकिन कहेंगे कि मौसम का अभी ठंडापन पूरा बना नहीं है। अब इसे जल्द ही राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। ठंड के साथ नए साल का आगाज। 9 साल बाद आया ऐसा मौका जब साल का पहला दिन रहा सबसे ठंडा। हालांकि दिन में धूप निकली और तापमान ने लोगों को राहत दी। इससे पहले 2014 में ऐसा मौका आया था जब साल की शुरुआत जबरदस्त ठंड से हुई थी और पहला दिन सबसे ठंडा रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो आपको बता दें कि साल 2023 का दिसंबर महीना पिछले 6 साल में सबसे गर्म रहा है। दिसंबर में औसत अधिकतम तापमान
24.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से ज्यादा है, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री भी सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहा है। 2017 के बाद ये पहली बार है जब दिसंबर में औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से ज्यादा रहे हैं। भले ही दिसंबर का औसत तापमान सामान्य से ज्यादा रहा हो, लेकिन दिसंबर के आखिरी दिन लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ और तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो गया, इसलिए लोग ठंड से परेशान दिखे। हालांकि अभी तक शीतलहर नहीं चली है, आने वाले 3-4 दिनों में इसकी संभावना भी नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में ठंड का सबसे अधिक प्रकोप दिसंबर के अंतिम हफ्ते और जनवरी के पहले हफ्ते में ही रहता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ, जो आमतौर पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जरूरी बर्फ लाते हैं, इस बार उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए दिसंबर में केवल हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, जो जल्दी पिघल गई। जब पर्याप्त बर्फबारी होती है तो उत्तर पश्चिमी हवाएं दिल्ली में ठंडी हवाएं लाती हैं। दिसंबर में मैदानी इलाकों में 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आए, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हुए। मैदानी इलाकों को प्रभावित करने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ न होने की वजह से दिल्ली में केवल अलग अलग जगहों पर बूंदाबांदी हुई। चूँकि कोई बादल नहीं थे, इसलिए ज्यादातर दिनों में सूरज चमकता रहा, जिससे दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि चूंकि ये साल एल नीनो का है, इसलिए इस बार न तो कोई असरदार पश्चिमी विक्षोभ बना और न ही बारिश और बर्फबारी हुई, इसलिए आने वाले दिनों में तापमान कम होने के बजाय बढ़ेंगे। दिसंबर में क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, जिसके कारण से आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में भी बहुत ज्यादा वेदर भी नहीं दिखाई दिया। और आगे का 4-5 दिनों में भी जैसे हम मीडियम रेंज फोरकास्ट देखते हैं, हमारा उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई खास गिरावट आने की संभावना है मिनिमम टेम्परेचर में। इनफैक्ट आपका 2 दिन के बाद से मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर हो या उत्तर भारत, ठंड से राहत मिलने के आसार हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ आनी हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से मौजूद है, दिल्ली से अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इंतजार देखिए वहां बर्फबारी का हो रहा है और किसानों को तो बहुत ज्यादा इंतजार रहता है क्योंकि मौसम है, फसल से भी जुड़ा हुआ है। क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? बर्फबारी कितनी हुई है और आगे आने वाले दिनों में कितने आसार हैं? नवजोत, दरअसल जो दुनिया भर में हाहाकार मचा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, उसका असर अब कहीं ना कहीं जो हिमालयी राज्य हैं जिनमें जम्मू कश्मीर भी शुमार होता है, उनमें साफ दिखने लगा है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि मौसम, जिसको हम आमतौर में अपने JNT न्यूज चैनल पर उठपटक का है, वो कहीं ना कहीं अब की बार भी कश्मीर में दिख रहा है। साल के सर्द तरीन दिन आजकल चल रहे हैं कश्मीर में, लेकिन वो ठंड का एहसास अभी भी नहीं है जो हुआ करती थी कश्मीर में चिले कलान में, जो 40 दिन का समय होता है 31 दिसंबर से लेकर 30 जनवरी तक। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि पूरा जो ये मौसम, सर्द मौसम चल रहा है, ठंड तो है, सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है। मौसम जानकारों का कहना है कि चूंकि वेदर सिपल जो है वो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है आगे पीछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में बहुत जबरदस्त बर्फबारी कश्मीर में होगी, लेकिन वो अंत में होगी। पिछले साल भी हमने कुछ इसी तरह देखा, कभी कभी अक्टूबर में ही बर्फबारी होती है, नवंबर में भी होती है, जब दिसंबर में होनी थी तब नहीं होती है, फिर लेट में जब जनवरी और फरवरी में ये भीषण बर्फबारी जो कश्मीर में होती है। कहीं ना कहीं मायूसी की बात उन लाखों हजारों पर्यटकों के लिए जो सिर्फ कश्मीर बर्फबारी देखने के लिए आए थे। जैसे आपने कुछ पर्यटकों को सुना जो गुलमर्ग इस आशा से गए थे कि उन्हें स्नोफॉल मिलेगा, क्योंकि हर रोज इन सर्दियों में वहां पर स्नोफॉल होता था, लेकिन पिछले 15 दिन से वहां कोई बर्फबारी नहीं हुई और दिन में धूप निकलती। जो थोड़ी बर्फबारी थी वो भी धीरे धीरे इस ठंड के मौसम में दिन में पिघल रही है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो ये मौसम में बदलाव है, इसका अब आंकलन करना भी वैज्ञानिकों के लिए भी और विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जो है मौसम विभाग की जानकार, एक तो 2-3 पॉइंट्स आपने उठाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें जो बदलाव दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात यह कि पर्यटकों की आने की आमद जो है वो भी कम हो गई है, ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि 1 जनवरी को मैक्सिमम हमने देखा है कि टूरिस्ट सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं। अनामिका हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। अनामिका, आप बताइए कि कैसे हालात है, अभी आप कहां पर मौजूद हैं, वो भी दिखाइए पीछे की तस्वीर। बिल्कुल, इस समय
समय हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम में, और अगर हम सर्दी की बात करें तो जो नए साल का पहला दिन है वो सबसे ठंडा बीता। और अगर अभी हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री रहा। मैं अपने विजय से कहूंगी अगर वो तस्वीरें भी साथ साथ दिखा सके, क्योंकि शाम होने को आई है और कुछ दिनों पहले जैसे हम देख रहे थे कोहरा जो है वो राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के इलाकों में सताने लगा था, लेकिन मौसम विभाग ने भी एक अच्छी खबर सुनाई है, गुड न्यूज सुनाई है कि जो कोहरा है वो अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन चिली डेज की बात की, यानी जो दिन में जो ठंड लग रही है, पहले अमूमन ऐसा होता था कि सुबह शाम ठंड रहती थी, दिन में तापमान बढ़ता था, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर और उत्तरी भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, उसमें दिन में ठंड हो रही है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और अधिकतम तापमान अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो 20 से 21 डिग्री जा रहा है। गुप्ता जी, अनामिका आपके पास लौटे हैं, लेकिन अशरफ देखिए कारोबारियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस उम्मीद में कि बर्फ होगी, नए साल से पहले ही लोग वहां पहुंच गए और होटल्स जो है सारे बुक्ड हैं, और आने वाले वक्त में अब इस उम्मीद में कि स्नोफॉल होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि स्नोफॉल होगी, तब भी लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो ये सही हो रहा है, कहना सही होगा? नहीं, दरअसल जिन लोगों को जिन्होंने प्लान किया होता है छुट्टियां मनाने का, खासतौर से प्रथम जो हम कहें कि सबसे जो खास दिलकश जगह है देश में वो कश्मीर में ही है, तो जाहिर है कि लोगों ने पहले एडवांस में बुकिंगें कर रखी है, खासतौर से वेयर एंड पे, जिस तरह से हमने फ्लो ऑफ टूरिस्ट देखा और आने वाले महीनों में भी रहेगा। लेकिन सबसे जो असर पड़ा है वो खेल जो जुड़े हुए हैं, सर्दियों के खेल जिनको हम कहते हैं विंटर गेम्स, उन पर फर्क पड़ा है, क्योंकि हजारों की तादाद में देश भर में ऐसे खिलाड़ी हैं, क्योंकि गुलमर्ग दुनिया की मात्र एक ऐसी सस्ती जगह है जहां पर न सिर्फ देश के खिलाड़ी बल्कि विदेशों से भी आइस स्कीइंग करने वाले, स्नो स्कीइंग करने वाले, स्नो साइकिलिंग करने वाले पहुंचते हैं। यूरोप से आते हैं लोग, वो दरअसल इंतजार कर रहे हैं कि जब गुलमर्ग, क्योंकि एक खास लेवल होनी चाहिए स्नो की, स्नो स्कीइंग के लिए कम से कम 5 से 6 फुट स्नो होनी चाहिए, तभी उस पर जो है स्नो स्कीइंग की जा सकती है। अभी उतना बर्फ नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जमकर कश्मीर में बर्फबारी होगी और तब कहीं ना कहीं और बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरे हफ्ते में बर्फबारी हो, स्पोर्ट्स गेम भी हो, साथ ही साथ विंटर गेम्स के साथ साथ जो पर्यटक हैं उनके भी चेहरे खिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इसी बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत में भी मौसम ठंडा बना हुआ है। ज्यादातर इलाकों की अगर बात करें तो सुबह शाम को ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अब इससे राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन कल से ये येलो अलर्ट हो जाएगा, यानी राहत मिलने के संकेत हैं। दिल्ली से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में भी ठंड और कोहरा अभी कायम है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोहरे से अब कुछ निजात मिलने की उम्मीद है। विजिबिलिटी बहुत से इलाकों में कम हो चुकी है, वो धीरे धीरे ऊपर आ रही है। घने कोहरे की स्थिति खाली मैदानी इलाकों या फिर खेती वाले इलाकों में ही होगी। कोहरे से ज्यादा परेशानी अब दिन के समय पड़ रही ठंड से हो सकती है, यानी दिन के समय भी तापमान कम ही रहेगा। फॉग से ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी हो गया है कोल्ड डे कंडीशंस, मतलब दिन का टेम्परेचर, तापमान बढ़ नहीं रहा है। ये स्थिति आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में है, और जैसे मैंने बताया फॉग कंडीशंस कम तो हो गया है, मगर कंट्री साइड या एग्रीकल्चरल एरियाज में अभी भी काफी डेंस टू वेरी डेंस फॉग है। सिर्फ वो जो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन कल से येलो अलर्ट रहेगा। कुछ इलाकों में अब ठंड और कोहरे का असर घटता जाएगा, हालांकि कुछ इलाकों में ये बना भी रह सकता है। आज के लिए हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट एंड एंटायर ईस्ट राजस्थान, इन सभी इलाके के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं।
कल से हम थोड़ा से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारी उम्मीद है कि आपका ये ऑरेंज अलर्ट कम होके येलो अलर्ट हो जाएगा ज्यादातर थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ, और ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। 4 जनवरी से ऑरेंज अलर्ट बाकी जगह भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ पंजाब के लिए ये रह जाएगा। उसके बाद से हर इलाके में राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कुछ इलाकों में थंडर स्टॉर्म और ओले भी गिर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों की अगर बात करें तो वहां बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। जहां तक पहाड़ी राज्यों का सवाल है, आपका भी कोई स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। आपका मॉइस्चर फीडिंग नॉर्थ हिमालयज में नहीं जा रहा है, जिसके कारण से हमारे उम्मीद नहीं है कि ज्यादा बर्फबारी या बारिश होने की कोई संभावना होगा। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ आने वाले समय में राहत मिलने के आसार हैं। यहाँ धूप के खिले रहने की उम्मीद है और कोहरा बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ाने वाला नहीं होगा। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं अयोध्या की, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए रामनगरी सज संवर रही है। भक्त भी इस महाउत्सव की भव्य तैयारी में जुट गए हैं। और कोई अपने आराध्य के लिए उपहार तैयार कर रहा है तो कोई पैदल ही राम भक्ति में लीन अयोध्या की ओर बढ़ा चला जा रहा है। देश में हर ओर राम भक्ति की बयार है। अपने प्रभु की साधना और आराधना के लिए हर कोई बेकरार है। कोई प्रभु के श्री चरणों में उपहार देना चाहता है तो कोई अपने श्रद्धा भाव प्रभु को अर्पित करना चाहता है। ऐसे ही दिल्ली के प्रियांशु और सोनू अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन के लिए पैदल अयोध्या निकल चुके हैं। करीब 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ये राम भक्त अयोध्या के रामोत्सव का हिस्सा बनेंगे। आस्था और भक्ति की शक्ति ने इनके कठिन सफर को सुहाना बना दिया है, राममयी बना दिया है। पैदल यात्रा पे इस समय निकल चुके हैं हमारे साथ वो है 700 किलोमीटर का ये लंबा सफर वो रात दिन पैदल चल के पूरा करेंगे। कैसे आपको लगा कि आपको अयोध्या जाना चाहिए, क्या है विचार इसके पीछे? एक्चुअली मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम जी हमारे पद यात्रा ही करते थे, पैदल यात्रा ही करते थे, तो क्यों ना हमें एक बार उनके जो उन्होंने दर्द महसूस किए हैं, तो मुझे लगता है एक बार क्यों ना हम उनका एक नाखून के बराबर उनका दर्द हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं। मुझे कर तो नहीं सकते बट कोशिश करेंगे उनका। और दिल्ली से अयोध्या पैदल जाना ये इसलिए मैंने दिल्ली इसलिए चॉइस किया क्योंकि इंडिया की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। इस वजह से दिल्ली रिप्रेजेंट करता है मुझे लगता है इंडिया को, इस वजह से मैंने चॉइस किया दिल्ली को। एक बैकपैक है और भारत तिरंगा है, तिरंगा झंडा है, प्रभु राम का एक झंडा है और दिल्ली टू अयोध्या 7 किलोमीटर पैदल यात्रा और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम लिखा हुआ है। और जय श्री राम के नाम के साथ ये दो लड़के जो है वो राजधानी दिल्ली से निकल चुके हैं अयोध्या की तरफ और पैदल ये 700 किलोमीटर का लंबा और कठिन जो रास्ता है वो तय करेंगे और अपने प्रभु श्री राम से जाके मिलेंगे। अब वडोदरा में आस्था की एक तस्वीर देखिए। यहाँ अरविंद पटेल नाम के भक्त ने अपने आराध्य के लिए 1100 किलो वजनी दिया तैयार किया है। इस दिए की लंबाई 9.25 फुट और चौड़ाई 8 फुट है। इस दिए को जलाने के लिए 15 किलो रुई का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ा दिया देश दुनिया में तो है ही नहीं, इतना बड़ा दिया बनाया है। ये दिए में जो घी, कुछ भी दिया जलाने के लिए लगाओ घी तेल, तो 850 किलो उसका कैपेसिटी है दिया का अंदर घी रखने के लिए। वो जो दिया प्रगटेगा तो मेरे हिसाब से दिया 1 साल तक प्रज्वलित रहेगा। वहीं जामनगर के भक्त प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सोने की कलम भेजेंगे। अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति वाला एक स्टैंड और अयोध्या में स्थापित भगवान राम की विशाल प्रतिमा की प्रतिकृति वाला एक फाउंटेन हनुमान पेन भेजा जाएगा। मैग्ना कार्टा ब्रांड के इस फाउंटेन पेन की कीमत 1,90,000 है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुभ घड़ी करीब आ रही है, राम भक्तों का जोश बढ़ता जा रहा है। पूरे उत्साह के साथ भक्त रामोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। महज अयोध्या ही नहीं, 22 तारीख को पूरा देश दिवाली मनाने की तैयारी में जुटा है। दिल्ली से अनामिका गौड़, वडोदरा से दिग्विजय पाठक,
जामनगर में ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब लखनऊ के एक ऐसे राम भक्त से मिलिए जो रामलला को एक अनूठी भेंट समर्पित करने वाले हैं। ये अनुपम भेंट है, एक माला। जी हाँ, इस माला में 3 लाख से ज्यादा मोती पिरोए गए हैं और खास बात यह है कि मोतियों पर राम का नाम लिखा है। लखनऊ की शिवानी जायसवाल ऐसी हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है कि वो लोगों को जोड़ें और रामलला को एक ऐसी माला अर्पित करें जो लाखों मोतियों की बनी हुई हो। इस वक्त हम उसी कलेक्शन के पास यहाँ बैठे हैं जिसमें यहाँ वैसे तो देखिए यहाँ हर मोती अपने आप में अमूल्य है क्योंकि इन पर राम का नाम लिखा हुआ है। मैं लगभग 5 या 6 महीने से इस पे काम कर रही हूँ। ये जो मोती आप देख रहे हैं मेरे लिए ये अमानत है लोगों की, क्योंकि इसमें हजारों लाखों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। किसी ने 1 मोती दिया है तो किसी ने 2 मालाएं दी हैं। पूरे परिवार के लोगों के मोती लिख के लोगों ने दिए हैं। अगर किसी के घर में 6 लोग हैं तो कोशिश की गई है कि सबसे एक मोती पे कम से कम राम लिखवाया गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग का भाव पहुंचाना है। तो लाखों लोगों के मोती हैं और सबसे अहम बात तो ये है कि पूरे देश भर से आए हैं, विदेशों से भी मोती आए हैं। ये माला जैसे कि आप देख पा रही हैं, इस पे राम लिखा हुआ है। ये केदारनाथ बद्रीनाथ की माला है। मतलब प्रभु श्री कहते हैं ना, भोले शंकर जी ने भी अपना राम राम लिख के भेज दिया है राम जी के लिए। और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो माला है ये हमारे मतलब जो कृष्ण जी हैं, बलदाऊ जी हैं, उनके यहाँ से आई है, बैजनाथ धाम से ये माला आई है। और देखिए लोगों ने इसमें आप देख पा रही हैं अयोध्या से बहुत सारे मोती आए हैं। ये इसमें देख रही हैं कि इसमें ये सोने के हैं। हाँ, सोने चांदी के मोती भी हैं। सोने चांदी के भी बहुत सारे मोती आए हैं, बट कुछ क्योंकि माला बननी शुरू हो गई है वहां पे भी गए हुए हैं। बट अभी जैसे आप देख पा रहे हैं सोने के मोती हैं, चांदी के मोती हैं। ये प्योर माला है, सारी सच्चे मोती। लोगों की आस्था है, जो भक्ति है, जो रामलला के प्रति प्रेम है, वो भी शिवानी एक तरह से लेकर के अर्पित करेंगी रामलला को। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। क्या खेल और भक्ति का कोई मेल हो सकता है? क्या आस्था और एडवेंचर के बीच कोई कनेक्शन संभव है? हम कहते हैं जी हाँ, ये मुमकिन कर दिखाया है अनामिका शर्मा नाम की एथलीट ने, जिन्होंने राम नाम की भक्ति और शक्ति के दम पर मानो आसमान का सीना चीरने का हौसला दिखाया। बिल्कुल, प्रयागराज के अनामिका ने स्काई डाइवर के रूप में बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर आसमान में राम भक्ति का अनूठा अध्याय लिखकर स्काई डाइविंग के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में गजब का उत्साह है। रामलला के नए मंदिर को लेकर राम भक्त तरह तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कोई मीलों पैदल चलकर अयोध्या पहुंच रहा है तो कोई अपने आराध्य के लिए सुंदर उपहार तैयार कर रहा है। लेकिन प्रयागराज की अनामिका शर्मा ने अयोध्या के रामोत्सव को लेकर अनूठे अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से राम मंदिर के ध्वज के साथ छलांग लगाई और आसमान में अपने आराध्य श्री राम का ध्वज फहराया। मेरा तरीका था अपने भगवान जी को सम्मान देने का, और मैं इसके लिए 13,000 फीट से एक पुष्पक विमान से छलांग लगाई और भगवान श्री राम अयोध्या मंदिर का ध्वज फहराई। ये मेरा तरीका था भगवान श्री राम को बुलाने का, वेलकम करने का और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने का। जाहिर है भक्ति और विश्वास को जाहिर करने का ये बेहद अनूठा तरीका है। अनामिका को बचपन से ही स्काई डाइविंग के प्रति लगाव रहा है। वो चाहती हैं कि देश में इस खेल को बढ़ावा मिले और लड़कियां इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। मेरे को एक्चुअली उत्सुकता और इंटरेस्ट बचपन से ही था स्काई डाइविंग का, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी स्पोर्ट्स में थे और वो वायुसेना में रहे हैं। तो बचपन से मेरा बहुत मन था और अब वो मन और मतलब पैशन एक रीजन के साथ मिल चुका है, तो काफी अच्छा लगता है। माता पिता 22 साल की अनामिका की इस कामयाबी का श्रेय श्री राम को ही देते हैं। इनका मानना है कि रामलला की प्रेरणा से ही अनामिका ये सफलता हासिल कर सकी और ये इनके लिए गर्व का पल है। बेटी ने 13,000 की फीट से भगवान श्री राम मंदिर का ध्वज को लेके छलांग लगाई और 13,000 फीट से 6,000 फीट तक वो ध्वज को फहराती रही, जो कि काफी कठिन और काफी मुश्किल काम था। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है इस बात का। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी बेटी किसी बेटा से कम नहीं है। आज इन्होंने एक मिसाल कायम कर दिया है और ये प्रभु श्री राम के सम्मान में ये
ध्वज लेके 13,000 फीट से छलांग लगाई है। इस वक्त पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर उत्साह है। अनामिका शर्मा ने भी अपने जज्बे और खेल से राम भक्ति की अद्भुत तस्वीर पेश की है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। अयोध्या धाम के कोतवाली प्रभारी मनोज शर्मा लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए देखे जा सकते हैं। और अब अयोध्या में 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर गाड़ियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। रामनगरी में प्रवेश के पहले टेढ़ी बाजार, मल्टीलेयर पार्किंग या फिर अयोध्या धाम जंक्शन पार्किंग पर ही वाहन खड़े करने होंगे और फिर अयोध्या में पैदल रास्ता तय करना होगा। शुभकामनाएं। आज से एक नई व्यवस्था लागू है कि कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, नागेश्वरनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे, आज से एक नई व्यवस्था लागू की गई है कि जो पार्किंग हमारी टेढ़ी बाजार और रेलवे स्टेशन पार्किंग है वहां खड़ी करेंगे। मेरा सभी जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी मेरा परम निवेदन है कि नए वर्ष पर मुझे शुभकामनाएं दें और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं नए वर्ष की। आज से एक नई व्यवस्था में सभी सहयोग करेंगे, सभी दुकानदार, कि अपनी दुकान के आगे कोई भी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को नहीं लगवाएंगे। धन्यवाद। रामनगरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है। हर किसी पर राम भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। क्या और ऐसे ही राम भक्तों की एक टोली की राम धुन सुनिए और देखिए कि महा आयोजन को लेकर देश किस तरह आस्था और श्रद्धा से विभोर है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुज बन प्रसानम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि, वात जातम नमामि, नमामि वात जातम नमामि। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तो जहां अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हुई, राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर से चल रही हैं। कर्तव्य पथ पर सुबह सवेरे जवान फुल ड्रेस रिहर्सल करते नजर आ जाएंगे। देखिए, गणतंत्र दिवस के लिए जवानों का जोश हाई है। कोहरे के दौरान चाहे विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो, लेकिन सेना की टुकड़ियां अपनी तैयारी में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। तो वहीं इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। दुनिया भर में नए साल के मौके पर
जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। इस मौके पर कुछ लोग मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए तो कुछ लोग अलग जगह पर घूमने के लिए पहुंचे। इस बीच दुनिया भर में इस दिन लगभग 3,80,000 बच्चों ने भी जन्म लिया है। इस आंकड़े में भारत टॉप पर रहा, जहां 80 से 90,000 बच्चों का जन्म हुआ। वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर पर जारी आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हुए। जब भी किसी घर में कोई नया बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से हो जाती है। बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने तक तैयारियां होती है। अब चाहे उसमें अस्पताल जाना हो, बच्चे के लिए कौन से कपड़े लेने हैं, उसका नाम क्या रखना है, तमाम तरह की तैयारियां पहले से हो जाती है और इस बीच घर में उत्साह का माहौल होता है। और यही साल के दिन भी देश और दुनिया में देखा गया। एक और जहां लोगों ने 1 जनवरी को अपने अपने तरीकों से मनाया। कुछ लोग मंदिर गए, कुछ लोगों ने पूजा अर्चना की तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ घूमने गए। इस बीच नए साल के दिन दुनिया भर में 3,77,000 से 80,000 तक बच्चों का स्वागत किया गया। यानी नए साल के मौके पर दुनिया भर में लगभग 3,80,000 बच्चों का जन्म हुआ है और इन बच्चों के जन्म के स्वागत के साथ नए साल का जश्न भी मनाया गया। वहीं अगर इन आंकड़ों में हम भारत को देखिए तो भारत में 80 से 90,000 बच्चों का जन्म हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन मीटर पर ये आंकड़े साझा किए गए हैं, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा बच्चे भारत में पैदा हुए हैं। इसी के साथ एक और जहां नए साल का जश्न लोग अपने अपने तरीकों से मना रहे थे, उस बीच इन बच्चों का भी स्वागत दुनिया भर में किया गया। क्योंकि कहते हैं जब किसी परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से होती है, हर्ष का पूरा माहौल होता है और उस हर्ष के माहौल में बच्चे के जन्म से लेकर उसके नामकरण तक की तैयारियां भी पहले से ही शुरू हो जाती है। तो नए साल के मौके पर दुनिया भर में बड़ी तादाद में बच्चों के यानी नन्हे मेहमानों का स्वागत हुआ और इसी के साथ लोगों ने नए साल का तो जश्न मनाया ही और नन्हे मेहमानों के स्वागत का भी जश्न मनाया। विजय अश्विनी के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। अब देखिए, नया साल भले ही बीते हुए एक दिन हुआ हो, लेकिन शिमला अब भी सैलानियों के साथ गुलजार है। अब तक जो लोग शिमला जाते थे उन्हें लंबे जाम का सामना करना पड़ता था, खास तौर पर नए साल के मौके पर। लेकिन अब शिमला को जाम से छुटकारा मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि शिमला में डबल लेन टनल लोगों के लिए सौगात साबित हो रहा है। पहाड़ों की खूबसूरती ने अरमानों को उड़ान दी और शिमला सैलानियों से गुलजार हो गया। नए साल से पहले भले ही शिमला तक जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती हों, लेकिन अब ये बीते जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि शिमला को ऊपरी इलाकों से जोड़ने वाली ढल्ली टनल अब पूरी तरह तैयार है। राजधानी शिमला में लगभग 171 साल के बाद शिमला का जो गेटवे है, जहां से जो पर्यटक है वो अपर हिमाचल यानी कि ठियोग, नारकंडा या फिर किन्नौर की तरफ जाते हैं, उसके लिए 155 मीटर लंबी टनल है वो बनाई गई है। बिल्कुल आधुनिक तकनीक से इस टनल का निर्माण किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लगभग 155 मीटर ये टनल है और 2 वे ये टनल है। नया साल भले ही बीत गया हो, लेकिन सैलानियों का ना तो जोश कम हुआ है और ना ही उत्साह। हसीन वादियों का आनंद लेने हजारों पर्यटक अब भी शिमला का रुख कर रहे हैं। ऐसे में शिमला जाने वालों के लिए राहत की खबर है। अब ना तो आपको जाम का सामना करना पड़ेगा और ना ही गाड़ियों की लंबी कतारें लगेंगी, क्योंकि शिमला से ऊपर जाने के लिए अब ये डबल लेन टनल पूरी तरह तैयार है। फायदा है कि डबल लेन है, इसमें आने जाने का काफी सुविधा इसमें लोगों को भी होगी, क्योंकि शिमला में टूरिस्ट सीजन में बहुत गाड़ियां भी आती हैं, बहुत ज्यादा आता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका 100% बहुत फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बढ़ने से बहुत राहत मिलेगी। करीब 171 साल बाद शिमला में नई डबल लेन टनल बनकर तैयार हो गई है। ये टनल शिमला को ऊपरी शिमला के साथ जोड़ती है। इससे पहले यहाँ साल 1852 में बनी सिंगल लेन टनल से ही आवाजाही होती रही है, लेकिन नई टनल बन जाने के बाद अब लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। हम लोग अपर शिमला से बिलोंग करते हैं, तो आना जाना हमारा रहता है। तो जब हम सिंगल टनल था तो यहाँ काफी देर रुकना पड़ता था, जाम बहुत होता था, लेकिन अब बहुत सहूलियत इससे मिली है।
पुरानी टनल में वन वे ट्रैफिक होता था, तो इस साइड से संजौली टू ढली अगर ट्रैफिक छोड़ा जाता था तो फिर ढली से संजौली के लिए ट्रैफिक सुरंग के परे रोकना पड़ता था। अब जाके ऐसा किया है कि दोनों तरफ को ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पे जो 10-10 मिनट का हमारा जाम 10-15 मिनट लग जाते थे, अब हमारे को यहाँ पे गाड़ी रोकनी नहीं पड़ रही। आधुनिक तकनीक से बनी इस टनल में सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। इसके अलावा लोगों की सुरक्षा को देखते हुए टनल में डिवाइडर भी लगाए गए हैं। लेकिन इस टनल की सबसे खास बात है इसकी दीवारें, जहां आपको हिमाचल की संस्कृति की झलक भी दिखेगी और खूबसूरत चित्रकारी भी। एक तरह से जो ये टनल है वो गेटवे है, क्योंकि यहीं से ही तमाम तरह के जो सैलानी हैं और अपर हिमाचल के जो लोग हैं वो अपने घरों तक, अपने गंतव्य तक जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, शिमला। देखिए, पहाड़ों पर सैलानियों की बहार है तो राजस्थान भी पर्यटकों के साथ गुलजार है। जिन लोगों को बर्फ या ठंड से थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, राजस्थान का रुख करते हैं और सैर सपाटे का खूब मजा लेते हैं। और ऐसे में उदयपुर में नए साल के जश्न के बाद भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और झीलों की नगरी में सैर सपाटे कर रहे हैं। सैलानियों से पहाड़ गुलजार हैं, तो राजस्थान का मौसम भी सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। ठंड के मौसम में यहाँ पर भी पड़ोसी राज्यों से पर्यटक पहुँच रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। कोई तस्वीर ले रहा है तो कोई मौज कर रहा है। हर किसी को उदयपुर काफी पसंद आ रहा है। यहाँ इतनी अच्छी जगह है कि मतलब यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि बार बार आए। लेक सिटी है, झीलों की नगरी है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। हर फैमिली मेंबर्स को यहाँ आना चाहिए। इस टाइम यहाँ बहुत क्राउड है। उदयपुर सिटी बहुत नाम सुना था हमने, बहुत लोगों ने सुना था। झीलों का शहर है और यहाँ पे हमें वास्तव में रियलाइज हुआ कि झीलों का ही शहर है। इतनी बड़ी झील हमने कहीं नहीं देखी। पहली बार आए हैं, काफी दिन से सोच रहे थे आने के लिए। क्लाइमेट भी अच्छा था, सोचा जाके आते हैं। इसी रूट पर हम कंटिन्यू करेंगे विंटर्स में, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है इस टाइम, बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। यहाँ पे लेक्स बहुत अच्छी हैं, मतलब आप बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो और प्राइस भी रिजनेबल हैं, मतलब एवरीवन कैच इट। जाड़े के मौसम में कई लोग पहाड़ों का रुख न करके राजस्थान आते हैं ताकि ठंड के मौसम में भी उन्हें गर्मी का एहसास हो सके। इसलिए लोग जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर घूमने का प्लान करते हैं। इस बार तो पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी भी लोगों को रेगिस्तानी राज्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची। वो अपने पति नेरी के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी और इस दौरान दोनों ही पारंपरिक परिधान में नजर आए। बिल्कुल, मौजूदा समय में माधुरी अपनी अपकमिंग मराठी फिल्म पंचक को लेकर सुर्खियों में है, जिसका प्रोडक्शन उन्होंने अपने पति के साथ किया। उनकी फिल्म 5 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। देखिए, नए साल में सर्द मौसम, हालांकि इससे राहत मिलने की थोड़ी सी संभावना है, लेकिन आप सावधानी जरूर बरतें ताकि आपकी सेहत पर कोई असर न पड़े। चाय पीते रहिए। भाई, इंतजार तो इस महीने रामलला की मूर्ति को मंदिर में बिठाने का भी है, जिसका हर राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में हमको भी इंतजार है रंग बिरंगी तस्वीरों को समेटे उन खबरों का, जिसे हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल, तो चलिए इसी वादे के साथ ऐसी तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरों को लेकर आप तक पहुंचेंगे कल शाम 5 बजे, जब साथ में चाय पियेंगे और चर्चा करेंगे गुड न्यूज टुडे पर।